हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। और आज मैं इस सेशन में आपके लिए लेके आया हूँ सेम जो टॉपिक हमारा चल रहा था इससे प्रीवियस वाली वीडियो में, डाइवर्सिटी इन प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत में विविधता के अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए और जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं उतने मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे प्रीवियस वाले पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 1 से 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, 1 से 50 तक। अब इसमें आज हम प्रश्न नंबर 51 से प्रश्न नंबर 100 तक करेंगे। जैसा कि मेरा टारगेट है कि मैं आपको पादप जगत में विविधता में 200 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा जो एक टॉपिक के लिए सफिशियंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस पार्ट 1 को देखिए और कितने क्वेश्चंस के आंसर आप कर पा रहे हैं बी ऑनेस्टली उसका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि मेरा 40 आउट ऑफ 50 रहा या मेरा 30 आउट ऑफ 50 रहा, जिससे कि आपको एक आइडिया हो पाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं और दूसरों के साथ आप कंपटीशन में अपने आप को देख पाएंगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं या आपको अभी किन पॉइंट्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। यस फ्रेंड, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 51 क्वेश्चन। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोजन पदार्थ है, यानी कि जो मोस्ट ऑफ एल्गी हैं उनमें जो संग्रहित भोजन पदार्थ है वो क्या होता है आपके। वसा तो होता नहीं है, ग्लाइकोजन भी नहीं होता है, सेलुलोज भी नहीं होता है, सिंपल है क्या है वो स्टार्च और तेल। ठीक है, स्टार्च और तेल जो है वो शैवालों में संग्रहित भोजन पदार्थ है। जो आपके अगला प्रश्न है जिसमें हमसे पूछा गया है यूलोथ्रिक्स मिलता है। यूलोथ्रिक्स कहाँ मिलता है आपको बताइए। सिंपल है, यूलोथ्रिक्स जो है आपके जो धीमे बहता हुआ पानी होता है उसमें आपके यूलोथ्रिक्स पाया जाता है। समुद्र में तो मिलता नहीं है, चट्टान में नहीं मिलता, गर्म रेती में बिल्कुल गलत। तो ये मैं आपको ऑडियो सेशन में पढ़ा चुका हूँ, आई होप आपको याद होगा। अब हम आपके अगले प्रश्न को देखें जिसमें हमसे पूछा गया है सपोसी थैलोफाइटा को कहते हैं। जो सपोसी थैलोफाइटा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। सिंपल है, शैवाल कहते हैं, कवक तो नहीं कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, शैवाल। अब हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमसे पूछा जा रहा है साइनोबैक्टीरिया नया नाम है। जो साइनोबैक्टीरिया है किसका नया नाम है, मिक्सोफाइसी। अभी भी मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट जो अभी पुराना आपका जो लास्ट पार्ट है आपने नहीं देखा हो देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था जो मिक्सोफाइसी है ये साइनोबैक्टीरिया का नया नाम है। ठीक है, अब हम देखते हैं वह लाल शैवाल। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है वह लाल शैवाल जो वास्तव में लाल नहीं होता। कहा तो लाल जाता है लेकिन लाल नहीं होता, कौन है वो बताइए। वो है आपके पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया ये है तो लाल शैवाल लेकिन ये लाल नहीं होता, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर बी है। अब हम देखते हैं आपके अगला प्रश्न जिसमें हमसे पूछा जा रहा है शैवाल से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। जो शैवाल है उससे कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, मोम, मक्खन, अगार अगार, चॉकलेट। अभी भी मैंने आपको बताया था अगली वीडियो में जो आपके इससे पहले वाली जो प्रीवियस वीडियो निकल चुकी है, पिछली वीडियो, उसमें हम आपको बता चुके हैं कि शैवाल से जो प्राप्त होता है उत्पाद उसे हम अगार अगार कहते हैं। चलिए अब हम आपके अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है भ्रूण नहीं पाया जाता। जो एम्ब्रियो है वो किस में नहीं पाया जाता, शैवाल में। अभी हम शैवालों पर ही चल रहे हैं तो शैवाल से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सामान्यतः यूलोथ्रिक्स तथा स्पायरोगायरा का पौधा है, कैसा होता है, अगुणित। इसका बी क्वेश्चन, बी इस 58 जो क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन आपकी एकदम सही है। यूलोथ्रिक्स की कौन सी जाति, लिथोफाइट है। जो यूलोथ्रिक्स है उसकी जो जाति लिथोफाइट है उसका सिंपल नाम है एम्प्लेक्सा। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, यूए मतलब यूलोथ्रिक्स एम्प्लेक्सा। ये क्या है आपके यूलोथ्रिक्स एम्प्लेक्सा जो है ये आपके जाति है यूलोथ्रिक्स की जिसे हम लिथोफाइट कहते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। नॉस्टॉक द्वारा डाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है। जो नॉस्टॉक है उसके द्वारा जो डाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट, एकाइनीट, हार्मोगोनिया, कायिक कोशिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए नॉस्टॉक द्वारा पूछा गया तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेट्रोसिस्ट। समुद्री सलाद यानी कि सी लेट्यूस नाम किसका है, जिसे समुद्री सलाद भी कहते हैं, अल्वा का समुद्री सलाद नाम होता है। गल्फ बीट क्या है, जो गल्फ बीट है ये आपके सारगासम, करेक्ट आंसर डी है। गल्फ बीट सारगासम, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके डी है।
अब हम देखते हैं आपके अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, इसमें हमसे पूछा गया है लाल शैवालों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फाइकोइरिथ्रिन वर्णक, जो फाइकोइरिथ्रिन वर्णक है उसके द्वारा लाल शैवाल जो है उनका लाल रंग होता है। फ्रेंड्स, अब हम आपके अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाए थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है जो भूरे शैवाल हैं, जो हमारे भूरे शैवाल हैं, भूरे शैवालों में भूरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? मैंने आपको बताया भी था, फ्यूकोजेंथियन। जो फ्यूकोजेंथियन वर्णक होता है, इसी की उपस्थिति के कारण जिस शैवालों में या जिन शैवालों में फ्यूकोजेंथियन वर्णक पाया जाता है उसकी उपस्थिति के कारण ही इन शैवालों का रंग भूरा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल भोजन के उपयोग में आता है? गैलिडियम, सारगासम, पोरफायरा, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो शैवाल भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है उसका करेक्ट आंसर पोरफायरा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अभी ये फूड वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, यानी खाने वाला पूछ लिया, कौन सा भोजन के उपयोग में आता है, तो आपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ा होगा, यानी कि जो आर्थिक महत्व है शैवालों का, उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। अब हम आपके अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिए, इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। विशेष परिस्थिति में वह कोशिका जो अचल बीजाणु बनाती है उसमें श्लेष्मिक पदार्थ बन जाता है जिसमें बहुत सी एक कोशिकीय रचनाएं होती हैं कहलाती हैं। सॉरी, यानी कि मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। विशेष परिस्थितियों में वह कोशिका जो अचल बीजाणु बनाती हैं उसमें श्लेष्मिक पदार्थ बन जाता है जिसमें बहुत सी एक कोशिकीय रचनाएं होती हैं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विश्राम अवस्था तो नहीं कहलाएंगी, पश्चमाभिका नहीं कहलाएंगी, तो करेक्ट आंसर है इसका पोमेला। क्या कहलाती हैं वो जो रचनाएं बनती हैं वो उन रचनाओं को हम पोमेला कहते हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है एल्जिनिक अम्ल, यानी कि एल्जिनिक एसिड। एल्जिनिक अम्ल जो विभिन्न उद्योगों में उपयोग में आता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं या प्राप्त होता है, उसे कहते क्या हैं? वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, लेमिनेरिया से मिलते हैं, वो एस्कोफाइलम से भी मिलते हैं और मोरोकोस्टिस से भी मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी के सभी। काराजिनिन एक जिलेटिनस पदार्थ है जो आइसक्रीम, जेली आदि में प्रयोग किया जाता है। वो किससे प्राप्त होता है? कॉन्ड्रस क्रिस्पस से। किससे प्राप्त होता है? कॉन्ड्रस क्रिस्पस। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब हम आपके अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है नाइट्रोजन स्थिर करने वाला जीव है। जो नाइट्रोजन स्थिर करने वाला जीव है उसे कहते क्या है? मॉस, क्लेडोफोरा, ऊडोगोमियन, नील हरित शैवाल। सिंपल है, यानी कि जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जो शैवाल है आपके, यही नाइट्रोजन स्थिर करने वाला जीव है। ये तो सब आपको उलझाने के लिए अलग ऑप्शन दे दिए हैं। अब हम देखते हैं एक कोशिकीय जनन अंग निम्नलिखित में से किस में होते हैं? एक कोशिकीय जनन अंग है मॉस में, फर्न में, साइकस में, स्पायरोगायरा में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। स्पायरोगायरा में ही आपके एक कोशिकीय जनन अंग पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जनन अंग किस में होते हैं? ठीक है, अब एक कोशिकीय जनन अंग भी किस में पूछे हैं, तो ये एक ही आपके एक से एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया है। बस आपको प्रश्न जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया। देखिए, आंसर तो स्पायरोगायरा ही होगा। देखिए, दोनों क्वेश्चन को आप देखिए जरा ढंग से। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 70 वाला जो है कि एक कोशिकीय जनन अंग निम्नलिखित में से किस में होते हैं, और इसमें पूछा गया एक कोशिकीय जनन अंग किस में होते हैं। तो बस निम्नलिखित का ही तो अंतर है, तो इसका करेक्ट आंसर स्पायरोगायरा ही होगा। अब हम देखते हैं आपके अगला प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है अचल बीजाणु होते हैं। अचल बीजाणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मैंने आपको बताया था ऑडियो सेशन में, पतली भित्ति वाले होते हैं और अचलीय होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आयोडीन के निर्माण में प्रयुक्त शैवाल हैं। जो आयोडीन के निर्माण में जो शैवाल यूज़ किए जाते हैं वो कौन है? डायटम है। करेक्ट आंसर इसका डायटम हो जाएगा। अब हम आपके अगला प्रश्न देखते हैं। स्पायरोगायरा नामक शैवाल की कोशिका में हरित लवक की आकृति होती है। जो स्पायरोगायरा है
नामक का जो शैवाल होता है उसकी कोशिका में हरित लवक की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? सर्पिलाकार, फीतानुमा होती है, ताराकृति नुमा होती है, प्याले नुमा होती है या हाशियाकार होती है? तो उसमें का जो स्पायरोगायरा जो शैवाल है उसकी कोशिका में जो हरित लवक होता है उसकी जो आकृति पाई जाती है एक फीताकार होती है, यानी कि सर्पिलाकार फीतानुमा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या है इसका? अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है अल्पाइन क्षेत्र में लाल बर्फ किसके कारण होती है? जो अल्पाइन क्षेत्र है आपके, यानी कि जो अल्पाइन क्षेत्र होता है उसमें जो लाल बर्फ मिलती है किसके कारण होती है? जो लाल बर्फ होती है आपके हिमेटोकोकस, किसके कारण होती है? हिमेटोकोकस के कारण। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है सबसे बड़ा शैवाल है, सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है? अल्वा, यूलोथ्रिक्स, मैक्रोसिस्टिस एंड माइक्रोसिस्टिस। तो देखिए सबसे बड़ा शैवाल पूछा गया है, आप याद रखिएगा सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टिस है। क्या है? मैक्रोसिस्टिस। और सबसे छोटा आ जाता है तो माइक्रोसिस्टिस। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें हमसे पूछा गया है जलीय काई यानी वाटर ब्लूम का कारण है। जो वाटर ब्लूम बनता है वो किसके कारण बनता है? जिसे हम वाटर ब्लूम भी कहते हैं, हरे शैवालों के कारण, जीवाणु के कारण, हाइड्रिला के कारण, नीली हरी शैवाल के कारण। तो जो जलीय काई बनती है वो नीली हरी शैवाल के कारण बनती है। आई होप आपको प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे भी लग रहे होंगे और आप उनके आंसर्स भी देने में कैपेबल होंगे। यस फ्रेंड्स, तो हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है चाय और कॉफ़ी की पत्तियों पर परजीवी शैवाल हैं। यानी कि जो चाय और कॉफ़ी होती है उसकी पत्तियों पर पैरासाइट एल्गी यानी कि परजीवी शैवाल पाए जाते हैं। वो कौन से हैं उसका नाम पूछा गया है। देखिए कारा तो है नहीं, एनाबीना नहीं है, क्लेडोरोफोरा नहीं है। तो इसका जो एकदम करेक्ट आंसर है वो है आपके सेफेलुरस। सेफेलुरस जो है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्किप करेंगे। यस फ्रेंड्स, सो आपका जो अनदर क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें युग्मक संलयन के पश्चात 4 बीजाणु बनते हैं। यानी कि जो युग्मक संलयन हो जाता है उसके पास जो बीजाणु बनने का प्रोसेस होता है किसमें आपके 4 बीजाणु बनते हैं। ऑप्शन भी दिए गए हैं आपसे, शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, लाइपोप्रोटीन में। तो सबको पता है इसका जो कॉमन आंसर है, यानी कि जो बीजाणु बनते हैं 4 बीजाणु जो बनते हैं युग्मक बनने के बाद, युग्मक संलयन के बाद, वो शैवाल में बनते हैं। किस में बनते हैं? शैवाल में। काम क्यों नहीं कर रहा? यस, शैवालों में बनते हैं। अब हम आपके नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है 1 मिनट। यस, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है स्पायरोगायरा के लिंगिक जनन में 2 जुड़ने वाले युग्मक हैं। यानी जो स्पायरोगायरा है उसका जो लिंगिक जनन होता है, जो उसमें 2 जुड़ने वाले युग्मक हैं, वो कौन कौन से हैं? या तो समान आकार के हों, या असमान आकार के हों, या आकार की और कार्य में भिन्नता हो, या आकार की में समान हो और कार्य की में भिन्नता हो। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जो स्पायरोगायरा के लिंगी जनन में जो युग्मक जुड़ेंगे आपस में, उन दोनों में क्या समानता होनी चाहिए कि वो आकार में सेम होने चाहिए और कार्य की में भिन्न होने चाहिए। यानी कि इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अब हम आपके अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हरे शैवालों में अलिंगी जनन की सामान्य विधि है। यानी कि जो ग्रीन एल्गी होती हैं उनमें अलिंगी जनन की सामान्य विधि क्या है? युग्मकों द्वारा, अकाइनेट्स द्वारा, हेटेरोसिस्टिस द्वारा, तो विल्गन पट्टियों द्वारा। देखिए एक चीज़ याद रखिए आप, किस में पूछा गया है? हरे शैवालों में पूछा गया है। तो हरे शैवालों में जो अलिंगी जनन होता है उसकी जो जनरल प्रोसेस, या हम कह सकते हैं कि जो सामान्य विधि होती है वो आपके काइनेट्स के द्वारा होती है। अब आप अगले प्रश्न को देखिए। एक चल कशाबिका युक्त सिलिया अलिंगी कोशिका है। सिंपल है, यानी चल कशाबिका तो चल से चल, चल बीजाणु। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपके क्या हो जाएगा? चल बीजाणु। अब हम आपके अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शैवाल का समूह अधिक विकसित माना जाता है? क्लोरोफाइटा का, साइनोफाइटा का, या थोडोफाइटा का, या फियोफाइटा का था। तो जो शैवाल है जिसका समूह सबसे अधिक विकसित माना जाता है वो है आपके थोडोफाइटा। ठीक है, थोडोफाइटा। अब आपके जो अगला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि पायरिनोइड्स किसके संश्लेषण के केंद्र हैं। यानी जो पायरिनोइड्स हैं किसके संश्लेषण के केंद्र हैं? वसा के, स्टार्च के, प्रोटीन के, एंजाइम को। देखिए याद रखिए, पी से पायरिनोइड्स और पी से प्रोटीन, ये से याद करने की
ट्रिक समझ सकते हैं आप कि जो संश्लेषण का जो केंद्र है पायरोनोइड्स वो प्रोटीन का है। तो पी से पायरोनोइड्स और पी से प्रोटीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। अब हम आपके अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है स्क्लेरिफॉर्म प्रकार का युग्मक पाया जाता है, यानी जो स्क्लेरिफॉर्म है उसके प्रकार का युग्मक किसमें पाया जाता है? स्पायरोगायरा में, यूलोथ्रिक्स में, नॉस्टॉक में या क्लामाइडोमोनस में? तो करेक्ट आंसर है इसका स्पायरोगायरा में। ठीक है, ये मैंने कैसे याद किया, यानी कि स्केलेरिफॉर्म यानी ये भी एस से है आपके, और स्पायरोगायरा ये भी आपके एस से है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्पायरोगायरा। हार्मोगोनियम जो एक आच्छस से घिरा रहता है, जो हार्मोगोनियम है एक आच्छस से घिरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोसिस्ट कहते हैं। ना हम उसे हार्मोगोनियम कहेंगे, ना हेट्रोसिस्ट कहेंगे, ना ट्राइकोम कहेंगे, हम उसे हार्मोसिस्ट कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्मोसिस्ट। आई होप आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी कि जो अगला प्रश्न है हमसे क्या पूछा जा रहा है। यस फ्रेंड्स, तो अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि बर्फ पर उगने वाले शैवालों को कहते हैं, यानी कि वो शैवाल जो बर्फ पर उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिंपल, सबको पता है आपको, ये आपके 11th-12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। यानी कि जो बर्फ पर उगते हैं शैवाल उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं क्रिप्टोफिटिक। क्या कहते हैं? क्रिप्टोफिटिक। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है फियोफाइसी में चल बीजाणु होते हैं। जो फियोफाइसी है उसमें जो चल बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है, तो वो होते हैं आपके बाईफ्लैजिलेट होते हैं। बाईफ्लैजिलेट पार्श्व पृष्ठ पर और असमान पाए जाते हैं फियोफाइसी में चल बीजाणु। जो लाल सागर होता है आपके, अगला प्रश्न है लाल सागर से रिलेटेड है, बहुत अच्छा है ना। लाल सागर यानी रेड सी का लालपन, रेडनेस किसके कारण है? सिंपल है, यानी जो लाल सागर होंगे उसमें जो रेडनेस हो जाता है, लालामीपन आ जाता है, लालपन आ जाता है, वो किसके कारण होता है? सिंपल, सागर के जो जल होगा, जो सागर का जो पानी है उसमें आपके ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम पाया जाता है। उसकी उपस्थिति के कारण ही सागर का जो आपके लाल सागर कहते हैं उसका लालापन, रेडनेस होता है, इसीलिए उसे लाल सागर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब हम आपके अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है। जो एंटीबायोटिक है क्लोरेलिन वो किससे प्राप्त होता है? आपके जीवाणु से, विषाणु से, शैवाल से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एंटीबायोटिक पूछा गया क्लोरेलिन। आपको याद हो जब मैंने आपको आर्थिक महत्व बताया था शैवाल का, यानी कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताया था, ऑडियो सेशन जो चल रहा है, डेली ऑडियो सेशन, उसमें मैंने आपको बताया भी था एंटीबायोटिक जो क्लोरेलिन मेडिसिन यूज़ किया जाता है, बनता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? शैवाल से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय बायोलॉजी के जनक का सम्मान निम्न में से किसे दिया जाता है? प्रोफेसर केसी मेहता, प्रोफेसर डी पंत को, प्रोफेसर SR कश्यप को, प्रोफेसर PN मेहरा को। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर SR कश्यप जो है उनको भारतीय बायोलॉजी के जनक का सम्मान दिया जाता है। ये आपने अगर आप यूपी बोर्ड से हैं और आपने 11th-12th में बुक्स जो पढ़ी हैं हिंदी वाली, जिसे हम कह रहे हैं MP कौशिक, आपने बॉटनी पढ़ा होगा, रमेश गुप्ता आपने जूलॉजी पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो उसमें हम देखें आपकी जो आपने पढ़ा है बॉटनी, उसकी स्टार्टिंग के कुछ पेजेस पर कुछ प्रोफेसर एंड कुछ साइंटिस्ट की डिटेल्स दी गई हैं इंडियंस की, तो उनमें आप पढ़ेंगे, वहाँ आपको प्रोफेसर SR कश्यप मिल जाएंगे जिनको भारतीय बायोलॉजी के जनक का सम्मान दिया जाता है। अब हम आपके अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? ब्रायोफाइट्स के मुख्य पौधे में कोशिका होती हैं, यानी कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके मुख्य पौधे में कौन सी कोशिका होती हैं? द्विगुणित कोश प्रकृति की, अगुणित प्रकृति की, त्रिगुणित प्रकृति की, चतुष्गुणित प्रकृति की, यानी कि अगुणित प्रकृति की कोशिकाएं उनमें पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा का विशिष्ट लक्षण नहीं है? गतिशील शुक्राणु, स्त्रीधानी, निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता, प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से स्वतंत्र बीजाणुभेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से स्वतंत्र बीजाणुभेद। ओके, यानी कि ये ब्रायोफाइटा का एक विशिष्ट लक्षण है, यानी कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये नहीं है। जो आपके ब्रायोफाइटा है उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से स्वतंत्र बीजाणुभेद। अब हम आपके अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं।
जिसमें हमसे पूछा गया है फ्यूनेरिया की किस कोशिका में न्यूनकारी यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है? पुंधानी कोशिका में, स्त्रीधानी कोशिका में, युग्मन जकीय कोशिका में, बीजाणु मात्र कोशिका में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके बीजाणु मात्र कोशिका में। फ्यूनेरिया जो है आपके फ्यूनेरिया की एक कोशिका होती है जिसे हम कह रहे हैं आपके बीजाणु मात्र कोशिका में, जो न्यूनकारी यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें हमसे पूछा जा रहा है ब्रायोफाइटा शैवालों से पृथक होते हैं क्यों? क्योंकि हमें पता है क्योंकि ये स्त्रीधानी धारण होते हैं, इसीलिए हम इन्हें शैवालों से पृथक होते हैं, ये सेपरेट होते हैं शैवालों से, क्योंकि इनमें ये स्त्रीधानी धारण करते हैं, इसीलिए इन्हें हम शैवालों से पृथक होते हैं ब्रायोफाइटा। अब हम आपके अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है स्पोरोगोनियम में इलेटर्स पाए जाते हैं। देखिए इलेटर्स पूछे गए हैं। जो स्पोरोगोनियम होती है उसमें जो इलेटर्स पाए जाते हैं वो किसके पाए जाते हैं? मार्केंशिया के। ठीक है, मार्केंशिया के इलेटर्स पाए जाते हैं स्पोरोगोनियम में, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है ग्रीवा युक्त स्त्रीधानी यानी ग्रीवा जो है आपकी ग्रीवा युक्त स्त्रीधानी जिसमें ग्रीवा कोशिकाओं की 4 से 6 पंक्तियां होती हैं, ऐसे 4 से 6 पंक्तियां होंगी, ऐसी सुविकसित स्त्रीधानी मुख्यतः किस में पाई जाती है? तो सिंपल है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। बीटी करके याद रखिए आप, बीपी है ना, यानी कि ये ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में पाई जाती हैं। क्या? एक स्त्रीधानी पाई जाती है, ग्रीवा युक्त स्त्रीधानी, जिसकी जो ग्रीवा कोशिकाएं होंगी उनमें 4 से 6 पंक्तियों में लगी होती हैं, और ये सुविकसित स्त्रीधानी मुख्यतः आपके ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में पाई जाती हैं। अब हम आपके अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है निम्न में से किसका बीजाणुभिद युग्मोद्भिद पर आश्रित रहता है? यानी कि निम्न में से किसका बीजाणुभिद जो है आपके युग्मोद्भिद पर आश्रित रहता है, डिपेंड रहता है? तो ये है आपके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया का जो बीजाणुभिद होता है फ्रेंड्स वो युग्मोद्भिद पर पूरी तरीके से आश्रित रहता है। अगला क्वेश्चन आपके देखते हैं इलेटर्स। जो इलेटर्स जिसे हम कह रहे हैं, अभी मैंने बताया था इलेटर्स क्या थे आपके, जो ये स्पोरोगोनियम में पाए जा रहे थे इलेटर्स। ठीक है, जो मार्केंशिया के बने हुए होते हैं। जो इलेटर्स हैं अभी किस में पाए जाते हैं? ब्रायोफाइट्स में, सिलेजिनिला में, टेरिडियम में या अनावृत बीजी में? तो ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं आपके इलेटर्स। मैं अभी भी आपको पिछले प्रश्न में बता चुका था। अब हम आपके अगले और लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे जिसमें हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? ब्रायोफाइट्स में टेरिडोफाइट से भिन्न है, यानी कि जो ब्रायोफाइट्स हैं ये टेरिडोफाइट से, इनमें क्या चीज़ अलग है? तो देखिए, तैरने वाले पुम्मड़ू, स्वतंत्र युग्मोद्भिद, स्त्रीधानी, इनमें जो ब्रायोफाइट्स में जो टेरिडोफाइट से एक चीज़ अलग है वो है कि इनमें संवहन ऊतक जो होंगे यानी जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो जो 100 यानी कि जो 100वां प्रश्न है उसका डी आंसर सही है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, है ना, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और उसके साथ साथ आप एक चीज़ और करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 51 to 100 में आज आपने अगर ये पूरा सेशन देखा है तो आप एक काम करिए, अभी तक आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आप कितनी तरफ से कितने क्वेश्चंस के आंसर दे पाए, जो हिस्सा है किसका? पादप जगत में विविधता, यानी कि ये आपके डाइवर्सिटी इन प्लांट किंगडम में मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, यानी पादप जगत में विविधता में आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, उसका आंसर आप कहाँ लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर करिए, स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। उसके अलावा आप किसी और अनदर टॉपिक पर या अनदर किसी पेपर पर चाहते हैं मुझसे वीडियो बनवाना तो मुझे बताइए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ डेली मैं 4 PM पर क्विज़ कराता हूँ GIC PGT के लिए स्पेशली। ठीक है, वहाँ का आइए, आप पार्ट बनिए और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करिए। उसके अलावा देखिए, मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूँ, ये वीडियो जो है मैं बनाया है, मैंने जो क्वेश्चन वाली वीडियो बनाई है, स्पेशली इसका जो मैं मोटिव है बनाना वो GIC के लिए, क्योंकि GIC की हमारी डेट आ गई है जिसमें आपके पास सिलेबस होगा। आप देखिएगा, वनस्पति विज्ञान में सबसे पहला जो टॉपिक है, जो सबसे पहला अध्याय है हमारा, वो पादप जगत में विविधता है, जिसमें मैं आपको 200 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा जो सबसे बेस्ट है। और उसके अलावा उन क्वेश्चंस के अलावा पादप जगत में विविधता से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट
चैप्टर पर स्किप करेंगे जिसमें प्रमुख आवर्त बीजी कुल कराऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले हमें ये वाला चैप्टर करना ज़रूरी है। तो आई होप अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आपके अनदर सेशन में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन योर नेक्स्ट सेशन।